हाँ जी, कैसे हैं आप सब? सो हियर वी आर विद द न्यू थिंग फॉर यू गाइस। अब हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करेंगे। हम लेके आए हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th। खाली 12th नहीं, आने वाले टाइम में विद इन फ्यू डेज ओनली 11th क्लास भी होगा आपके सामने, पूरा कंप्लीट अकाउंट्स हमारे इंस्टा एंड यूट्यूब पेज पे। ठीक है, चलिए आज बात करना स्टार्ट करते हैं हम अपने क्लास 12 से। तो क्लास 12th जो कि एक बहुत ही अमेजिंग क्लास है फॉर अकाउंटेंसी पर्पस, इसमें आपको बहुत अमेजिंग चीजें सीखने को मिलती हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद आवर फर्स्ट बुक जो कि है पार्टनरशिप, और उसके फर्स्ट चैप्टर के साथ फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। चैप्टर 1 हमारा क्या है? फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले जानते हैं ये पार्टनरशिप होती क्या है? व्हाट इज पार्टनरशिप? पार्टनरशिप क्या है? कहां से आया ये वर्ड? किसने डिफाइन किया? सो हमारा एक एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसने पार्टनरशिप को डिफाइन किया। उसके सेक्शन नंबर 4 ने क्या कहता है पार्टनरशिप? आइए देखते हैं। कह रहा पार्टनरशिप इज अ रिलेशन। क्या है? एक रिलेशन है। किसके बीच में? पार्टनरशिप इज अ रिलेशन बिटवीन टू और मोर पर्सन। पर्सन भी दो से ज्यादा है, दो और दो से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, अब ये कर क्या रहे हैं? इन्होंने रिलेशनशिप तो बना लिया, पर कर क्या रहे हैं? इन्होंने एग्री किया कि हम शेयर करेंगे। Who have agreed to share the profits of the business। अभी बिजनेस कौन कर रहा है? बिजनेस या तो सारे पार्टनर्स करेंगे या एक सबके बिहाफ पे कर सकता है। यस और नो? सो कह रहा है प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कोई एक भी सबके बिहाफ पे कर सकता है। सो पार्टनरशिप को सेक्शन 4 ने कैसे डिफाइन किया? उसने साफ साफ बोला है पार्टनरशिप कुछ नहीं, एक रिलेशनशिप है। किसके बीच में? पर्सन्स के बीच में। पर्सन कितने चाहिए? दो या दो से ज्यादा। ठीक है, क्या करेंगे? प्रॉफिट शेयर करेंगे। प्रॉफिट खाली प्रॉफिट सर नहीं, प्रॉफिट ऑल्सो इंक्लूड्स लॉसेस। सो पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल ऑफ देम और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सबके बिहाफ पे भी काम कर सकते हैं। आई बात समझ में? और इलेबोरेटिवली वे में काम करते हैं। आइए समझते हैं क्या 11th क्लास में आपने क्या पढ़ा था। अब देखते हैं। पहले यार एक मिस्टर फलक थे हमारे पास। 11th क्लास की बात कर रहे हैं जहां पे हमने सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग की थी। सोल प्रोप्राइटर क्या था? एक सिंगल पर्सन था जो बिजनेस कर रहा था। एक सिंगल पर्सन था, बिजनेस कर रहा था, प्रॉफिट कमा रहा था। सिमिलर, बस वो अपनी ही एक्सपर्टीज को यूज करके कुछ बिजनेस करके प्रॉफिट कमा रहा था 1 लाख रुपीस। अब इसको लगा यार मेरी तो लिमिटेशंस है ना, मैं अपना प्रॉफिट कैसे बढ़ाऊं? तो इनको लगा यार मुझे और लोगों की जरूरत है जिनको मुझे अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहिए, जिससे मैं अपना अच्छा प्रॉफिट कमा सकता हूं। तो 12th में हम वही काम करने वाले हैं। फलक ने हाथ मिलाया किससे? वरदान से। ठीक है, इनके पास वरदान आ गया। वरदान अपनी एक्सपर्टीज लेके आया, फलक अपनी एक्सपर्टीज लेके आया और प्रॉफिट्स हो गए 3 लाख रुपीस। ठीक है, अब चाहे ये इक्वली भी शेयर करते हैं, ये शेयर किसी भी रेशियो में करते हैं, कर सकते हैं। डिसाइड किया जाएगा म्यूचुअली बाय द पार्टनर्स, और जिस वे में डिसाइड किया जाएगा उसके लिए एक एग्रीमेंट बनता है, जिसे हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट और पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं, जो हम आने वाले टाइम पे नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट क्लास में भी बढ़ेंगे। सो एक बात बताओ, अगर ये बात कर रहा हूं कि यार ये दोनों इक्वल शेयर कर भी रहे हैं इस 3 लाख के प्रॉफिट को, तो इसमें फलक का शेयर कितना हो गया? 1,50,000 रुपीस। आपने देखा, जस्ट बिकॉज ऑफ एंटरिंग वरदान इनटू द बिजनेस, उसकी एक्सपर्टीज के बिहाफ पे फलक को भी बेनिफिट हुआ। तो इन्होंने 1 लाख से 1,50,000 पे जम किया, प्रॉफिट एक्स्ट्रा अर्न किया। आई बात समझ में? सो पार्टनरशिप की डेफिनेशन समझ आई। अब बात करते हैं की इंग्रेडिएंट्स की, एलिमेंट्स की, कि पार्टनरशिप में और क्या क्या जरूरी है। तो आइए इसी डेफिनेशन से वो की एलिमेंट्स निकालते हैं। फर्स्ट हमने बोला ये रिलेशनशिप किससे बनेगी? एक एग्रीमेंट से बनेगी। किससे बनेगी? एग्रीमेंट से। तो पहला मेरा एसेंशियल फैक्टर क्या हो गया? एग्रीमेंट्स। दूसरा मेरा टू और मोर पर्सन, तो यहां पे मेरा सेकंड पॉइंट आ गया, सेकंड एलिमेंट आ गया पर्सन्स। ठीक है, पर्सन ने क्या एग्री किया था? प्रॉफिट शेयर करने के लिए। तो यहां पे क्या आ गया मेरा थर्ड एलिमेंट? प्रॉफिट मोटिव। प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, आई बात समझ में? अब एक बात बताओ यार, सारे मिलके भी तो कर सकते हैं और एक पर्सन भी कर सकता है। तो हमारा जो एग्जिस्टेंस है बिजनेस का, वो एक पर्सन से भी हो सकता है और सब पार्टनर से भी हो सकता है। आई बात समझ में? तो यहां पे हमने बोला कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो हमारा एक एलिमेंट ये भी निकल के आ गया। बिजनेस तो है ही, बिजनेस मोटिव क्या है? प्रॉफिट मोटिव। ठीक है, तो बात करते हैं इलेबोरेटिव वे में एलिमेंट्स की हमारी। आइए समझते हैं। हम एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं
तो सबसे पहला मेरा एलिमेंट क्या था? एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या है? जो हमारी पार्टनरशिप है ना, वो एग्जिस्टेंस में हमेशा एग्रीमेंट या डीड के थ्रू आ रही है, ऑपरेशन ऑफ लॉ के थ्रू। लॉ नहीं बना रहा, इसे हम एज अ पार्टनर एग्रीमेंट करके बना रहे हैं। आई बात समझ में? तो लिख सकते हैं हम कम इनटू एग्जिस्टेंस बाय एग्रीमेंट, नॉट बाय लॉ। ठीक है, अब एग्रीमेंट बन गया पार्टनर्स के बीच में। अब पार्टनर कौन है? पर्सन है। तो पर्सन कौन कौन है जो एग्रीमेंट कर सकता है और कौन नहीं कर सकता? आइए बात करते हैं पर्सन्स की। तो हमने सेकंड एलिमेंट उठाया, 2 और मोर पर्सन्स। ठीक है, सो क्या कहा गया है? कह रहा है एनी पर्सन इज एलिजिबल टू गेट इनटू सम पार्टनरशिप। कोई भी पर्सन पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है एक्सेप्ट 3 पर्सन। तो एक्सेप्शन क्या है? एवरीबडी इज एलिजिबल, लेट्स कीप इट सिंपल ना, एवरीबडी इज एलिजिबल एक्सेप्ट 3 पर्सन्स। अभी 3 पर्सन कौन है? फर्स्ट ए, माइनर नहीं हो सकता पार्टनरशिप में एंटर। माइनर पर्सन, माइनर वो जिसकी एज लेस देन 18 ईयर्स है, वो पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता। सेकंड, अभी एक पॉइंट है, स्टार लगा रहा हूं आपके लिए, तो इस पर अभी एक पॉइंट और बताता हूं। सेकंड, जो कि अनसाउंड माइंड है, पर्सन हु इज अनसाउंड माइंड। एंड थर्ड, जैसे लॉ ने ही रोक दिया है, बार्ड बाय लॉ ने मना किया है, भाई इसको तो हम पार्टनरशिप में एंटर नहीं करने देंगे। ऑब्वियसली ये वो पर्सन्स होते हैं जिनके अगेंस्ट कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए सूट फाइल किया गया होता है, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए फंसे हुए होते हैं। आई बात समझ में? सो माइनर के रिगार्डिंग हम क्या बात कर सकते हैं? माइनर पार्टनरशिप में एंटर सिर्फ प्रॉफिट के लिए हो सकता है। ठीक है, अगर एज ए गार्डियन मैं माइनर को एंटर कराना चाहता हूं पार्टनरशिप में, ठीक है, तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए कर सकते हैं हम बात। ठीक है, सो हमारा सेकंड पॉइंट क्या हो गया? पर्सन्स। थर्ड एलिमेंट, एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस फॉर प्रॉफिट मोटिव। मोटिव क्या मेरा? प्रॉफिट का। पार्टनर्स एंटर कर सकते हैं किसमें? बिजनेस में। बिजनेस है ये हमारा। ठीक है, इस बिजनेस में पार्टनर्स ने एंटर किया, ठीक है, फॉर बिजनेस एक्टिविटीज। ऑब्वियसली कुछ बिजनेस एक्टिविटीज ही करेंगे। ठीक है, पर मोटिव क्या रहेगा यार? एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो मेरा मोटिव क्या हो सकता है? प्रॉफिट कमाना। ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं होगा ना कि मुझे लॉस नहीं होंगे, पर क्या मेरा मोटिव लॉस होगा? आइए चलिए बिजनेस करते हैं और कुछ लॉस कमाते हैं, क्या ऐसा हो सकता है? नहीं ना। तो ऑब्वियसली मोटिव क्या है? इंटेंशन क्या है? टू अर्न प्रॉफिट्स। बिजनेस का मोटिव क्या है? प्रॉफिट्स। ठीक है, और फोर्थ एलिमेंट हमारा इसी से निकल के आ जाता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब मैंने ये प्रॉफिट जो अर्न किया है, ये सारा प्रॉफिट मैं एक पर्सन तो लेके नहीं जा सकता, मुझे इसको शेयर करना पड़ेगा अपने पार्टनर्स के साथ। वो किस रेशियो में होगा? वो डिसाइड करेगा मेरा एग्रीमेंट, जिसे मैं बोलता हूं पार्टनरशिप डीड। सो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट जो डिसाइड किया गया है इन एनी रेशियो। कोई भी रेशियो होगा, नहीं होगा तो डिसाइड करेंगे कैसे करना है। ठीक है, तो मेरा फोर्थ पॉइंट क्या था? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। तो अभी तक हमने 4 एलिमेंट की बात की। फर्स्ट इज एग्रीमेंट, जिसे हम डीड भी बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं और पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी बोलते हैं। सेकंड, मेरा बिजनेस होगा, मोटिव होगा प्रॉफिट कमाना। थर्ड, मैंने बात की पर्संस की। फोर्थ मेरा क्या था? मेरा शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब बात करते हैं हम आगे एलिमेंट्स की, नए एलिमेंट्स की। अब 2 एलिमेंट्स हमारे पास और आते हैं। फिफ्थ वन है रिलेशन ऑफ
प्रिंसिपल एंड एजेंट। ये क्या मतलब है? हर पार्टनर जो पार्टनरशिप में है वो प्रिंसिपल भी है और एजेंट भी है। एक दूसरे के लिए एज ए प्रिंसिपल भी काम करेंगे और एज अ एजेंट भी काम करेंगे। यानी अ पर्सन इज एक्टिंग एज अ प्रिंसिपल फॉर अदर पार्टनर्स एज वेल एज एजेंट फॉर अदर पार्टनर्स। ऑब्वियसली समझ आई बात कि यार एक दूसरे के एक्टिविटी से हम बाउंड भी हो गए हैं। ठीक है, यही पॉइंट हमारा सिक्स्थ भी बनता है। क्या है? बिजनेस carried by all or any one of them acting for all। क्या मतलब है इसका? यार बिजनेस सारे मिलके भी कर सकते हैं। इसका मतलब all the partners can be the part of that particular business, conduct daily routines, daily activities of business में हम पार्ट भी कर सकते हैं, पार्ट भी ले सकते हैं और एक दूसरे के एक्ट्स के लिए हम बाउंड भी हैं। मिस्टर ए ने कुछ फर्म के लिए काम किया, अगर उससे कुछ एरर हो गया या कुछ गलती हो गई तो बी भी उसके लिए बाउंड है क्योंकि वो पार्टनर है और एक दूसरे के लिए हम एक्टिविटीज के लिए बाउंड भी होते हैं। सो हमारे 6 एलिमेंट्स है। फर्स्ट एग्रीमेंट, सेकंड 2 और मोर पर्सन, थर्ड बिजनेस फॉर द मोटिव प्रॉफिट, थर्ड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, फोर्थ एंड फिफ्थ हमारा है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। लास्ट वन क्या है हमारा? बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। लास्ट क्लास में हमने कुछ पार्टनरशिप की बातें की थी, पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ एलिमेंट्स को सीखा था। आज हम बात कर रहे हैं उन्हीं में से एक एलिमेंट एग्रीमेंट की, यानी पार्टनरशिप डीड की। हम याद करते हैं लास्ट क्लास में हमने पार्टनरशिप को कैसे समझा था। हमारे पास 2 पार्टनर थे, हमारे फलक एंड वरदान। हमने इनका हाथ मिलवाया था, तेरे हाथ में मेरा हाथ हो, और हमने करना बिजनेस साथ हो। तो इन्होंने एग्रीमेंट किया बिजनेस साथ करने के लिए टू शेयर प्रॉफिट। मोटिव क्या था? प्रॉफिट। ठीक है, तो उसके लिए उस एग्रीमेंट को ही हमने क्या बोला था? डीड। इसका एक नाम और होता है जिसे हम बात कर रहे हैं आज, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इसमें क्या लिखा जाता है, इसके कंटेंट्स के बारे में आज हम बात करेंगे। यार ये हम डीड एग्रीमेंट क्यों बनाते हैं? ठीक है, तो इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इसमें हम पार्टनरशिप से रिलेटेड हर टर्म्स एंड कंडीशन को नोट करके चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यार नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि यार हमने अपनी फर्म का नाम क्या रखा है? फलक एंड वरदान एसोसिएट्स या F&V एसोसिएट्स, कुछ भी हो सकता है। प्लस हम ये फर्म कहां स्टार्ट कर रहे हैं, द एड्रेस ऑफ द फर्म। प्लस सेकंड पॉइंट, यार जो मेरे पार्टनर्स हैं उनका नाम क्या है? फलक, वरदान, एंड इनके पर्टिकुलर एड्रेस क्या है? हमने बात करी नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप एंड नेचर ऑफ बिजनेस प्रपोज टू डू। ये जो बिजनेस करने वाले हैं उसका नेचर क्या है? क्या कोई इलीगल बिजनेस तो नहीं है? कोई भी ऐसे काम नहीं करना जो लॉ में इलीगल हो। आई बात समझ में? नेक्स्ट बात करते हैं यार दोनों पार्टनर्स आ तो रहे हैं, तो पैसा कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल कितनी लेके आ रहे हैं? कैपिटल क्या होती है? कैपिटल न्यू दिल्ली नहीं है। अब आपके लिए, आप एक कॉमर्स स्टूडेंट, तो कॉमर्स स्टूडेंट के लिए कैपिटल क्या है? द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस ओनर इनटू द बिजनेस फॉर स्मूथ रनिंग और स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस। आई बात समझ में? यहां तक कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा। हम बात करेंगे आगे कुछ और पॉइंट्स की। सबसे पहले बात कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। यार पार्टनर ने कैपिटल इन्वेस्ट की है तो फर्म क्या उसको कोई इंटरेस्ट देगी या नहीं देगी? हम किस में लिख रहे हैं? अपनी ही डीड में लिख रहे हैं। आई बात समझ में? नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं ड्रॉइंग्स। यार पार्टनर ने पैसा लगा दिया बिजनेस में, उसको अपने पर्सनल यूज के लिए भी तो पैसा चाहिए हो सकता है ना, तो वो फर्म से ही तो लेगा। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स लेगा, तो उसको देना है नहीं देना, कितने देना है कितना नहीं देना, सब कहां लिख देंगे? हम अपनी डीड में लिख देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, आईओडी। यार उसको ड्रॉइंग्स तो दे दी, क्या अब उससे इंटरेस्ट भी चार्ज करना है हमें? वो भी हम यही बात करके चलेंगे। पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यार जो जो पार्टनर्स है इनका पीएसआर यानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में ये प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करने वाले हैं, वो भी हम कहां लिख के चलेंगे? अपनी डीड में। आगे बात करते हैं सर एसबीसी क्या है? सैलरी, बोनस, कमीशन। क्या किसी पार्टनर को कोई सैलरी देनी है, कोई बोनस देना है, या नेट प्रॉफिट में से कोई कमीशन भी देना है? तो भी हम यही बात करके चलेंगे। यार गुडविल है क्या कोई फर्म की? क्या हमने परचेज किया है, कुछ किया है गुडविल, या कोई ब्रांड वैल्यू को हम परचेज करके लाए, या ऑलरेडी रनिंग गुडविल है कोई फर्म की? है तो मेंशन कर देंगे। ठीक है,
अगली पॉइंट की बात करते हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट की। यार पार्टनरशिप डीड बना रहा हूं तो क्या मैं उसमें मेंशन नहीं करूंगा कि मैंने अपना बिजनेस कब स्टार्ट किया, तो उसे ही बोलते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट। आई बात समझ में। अगली बात करते हैं यार ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप की। यार मैं किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहा हूं तो मैंने डिसाइड किया होगा कि यार मुझे 1 ईयर के लिए जाना है, 2 ईयर के लिए जाना है, या पार्टनरशिप एट विल, जब तक मन आएगा तब तक करेंगे ना। सो ये टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड। आई बात समझ में, उसे बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं करने वाला हूं वो करने वाला हूं मेथड्स के रिगार्डिंग। यार मेथड की, मैं कैसे अपने अकाउंट्स बनाऊंगा, मेरे अकाउंट्स को प्रिपेयर करने के मेथड्स क्या रहेंगे, या पार्टनर्स के बीच में डिशुम 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 हो गया तो मैं क्या करूंगा यार, डिस्प्यूट को कैसे सेटल करूंगा, यस और नो। तो मेरे को मेथड पहले ही डिसाइड करके चलने पड़ेंगे। प्लस मेरे बैंक अकाउंट के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन, मतलब कौन से बैंक में मुझे जाना है, मेरा अकाउंट नंबर क्या है, वो सारी बातें, मैं बैंक अकाउंट की बात कर रहा हूं। एंड लास्ट मैं बात कर रहा हूं रूल्स की, कि यार मेरे को नए पार्टनर को अगर एडमिट कराना है या मुझे पुराने को किसी को जाना है तो मेरे एडमिशन एंड रिटायरमेंट के रूल्स क्या रहने वाले हैं, तो ये सब मुझे प्री डिसाइड करके चलना पड़ेगा। और अपनी पार्टनरशिप डीड, जिसे मैं आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप बोल रहा हूं, उसमें मेंशन करके रखना पड़ेगा। आई बात समझ में कि हमने कि यार पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट है तो हमें काम कैसे 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 चलना है, बट यार क्या पता हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया बट पार्टनरशिप डीड या एग्रीमेंट नहीं बनाया, जिसे हम बोल रहे हैं कि यार एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के केस में हम क्या करेंगे, या अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या करेंगे। सीधी सी बात है, हमारा पीएसआर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कोई डिसीजन लिया नहीं गया 2:1, 3:1, 2:2 या 3:2, कुछ भी हो सकता ना जो हम पार्टनरशिप डीड में मेंशन करेंगे। बट अगर अब पार्टनरशिप डीड ही नहीं है, हमारे पास कुछ मेंशन नहीं कर रखा हमने, तो हम अज्यूम कर लेंगे पीएसआर इक्वल रहेगा। ठीक है, बात करते हैं यार सैलरी की। सर सैलरी देंगे पार्टनर को, बोनस देंगे पार्टनर को, कमीशन देंगे पार्टनर को, वही मेरा एसबीसी की बात कर रहा हूं, कुछ नहीं दिया जाएगा। नो सैलरी, नो बोनस, नो कमीशन। ओके सर, बाकी आईओसी, सर आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो देंगे ही ना, नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम नहीं देंगे। सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं जाएगा। बट सर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो कंपनी मांगेगी, फर्म मांगेगी ना मुझसे, नहीं मांगेगी। नो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी मैं कुछ चार्ज नहीं करूंगा। सर 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 इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में तो बताओ, प्लीज बता रहा हूं ना, वेट यार, अगर पार्टनर ने फर्म को दिया है, पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज किया जाएगा एट द रेट 6% per annum. Firm is liable to pay interest on loan to partner at the rate 6% per annum. क्यों सर, मेंशन नहीं है ना, इसलिए हम 6% फिक्स करके चलेंगे। आई बात समझ में, 6% देना ही देना है। अगर पार्टनरशिप डीड होती है और उसमें कुछ और रेट मेंशन किया होता, हम वो रेट के अकॉर्डिंग काम करते। अगर सर फर्म ने पार्टनर को दिया तो भी हमें 6% देना है, नहीं, इस केस में नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट, नो इंटरेस्ट, नो नो नो। आई बात समझ में। बात करते हैं सर अगर नए पार्टनर को एडमिट कराना है, एडमिशन का केस क्या होगा, तो जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना, 1 2 3 4 जितने भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है उन सब की कंसेंट से, एक बात बोलूं, यूनानिमस डिसीजन लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा, यूनानिमस डिसीजन लिया जाएगा। सब पार्टनर बोलेंगे तो ही नया पार्टनर एडमिट करा सकते हैं हम। ठीक है, और सर और कुछ भी बातें हैं, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, यस, सारे पार्टनर पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिजनेस के कंडक्ट में। ठीक है, सारे पार्टनर्स इंस्पेक्ट कर सकते हैं बुक्स को और उनकी कॉपी को भी अपने पास लेके जा सकते हैं फर्म से। ये पार्टनर्स कर सकते हैं कब, जब हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं बना है, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। तो क्या किया हमने, हम पीएसआर इक्वल देंगे, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की कोई बात नहीं करेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन अगर पार्टनर ने फर्म को दिया तो एट द रेट 6%, फर्म ने पार्टनर को दिया कोई बात नहीं की जाएगी। एडमिशन अगर हमें कराना है तो सब पार्टनर की कंसेंट ली जाएगी। सर कंडक्ट ऑफ बिजनेस में सब पार्ट ले सकते हैं, हाँ जी ले सकते हैं। इंस्पेक्ट बुक्स सब कर सकते हैं, हाँ जी कर सकते हैं। कॉपी लेके जा सकते हैं, लेके जा सकते हैं। ये है हमारा केस जब पार्टनरशिप डीड साइलेंट है। सो आई होप आपने पिछले लेक्चर तो देख ही लिए होंगे ना, ऑब्वियस है देखे होंगे। पार्टनरशिप से स्टार्ट किया क्लास 12 के फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप से, और 2 क्लासेस हम कर चुके हैं। पहली थी पार्टनरशिप क्या है, दूसरा क्या था, पार्टनरशिप डीड। आज हम बात करने वाले हैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन की। क्या होता है ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन, क्यों बनाते हैं, ये जानते हैं। सबसे पहले बात चलते हैं वही अपने पुराने दिनों में, हमारे जमाने की बात करते हैं, क्लास 11th में चलते हैं।
क्लास 11th में वही हम काम कर रहे थे, क्या कर रहे थे, सोल प्रोप्राइटर की अकाउंटिंग कर रहे थे सर, बार बार तो बता चुके हो आप, ठीक है। ट्रेडिंग एंड पीएनएल बनाते थे, बनाते थे, फलक था हमारा, बिल्कुल था, प्रॉफिट होता था, सारा फलक ले जाता था, कोई डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत ही नहीं होती थी, सारा फलक का पैसा फलक घर ले गया। बट क्लास 12th में ऐसा नहीं होगा ना, क्लास 12th में हमारे पास मल्टीपल पार्टनर्स आ चुके हैं, फलक और वरदान, पीएनएल बनेगा, प्रॉफिट आएगा, बट ये प्रॉफिट इस बार डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों में, इस डिस्ट्रीब्यूशन को ही एप्रोप्रिएशन बोलते हैं, इसीलिए हमें बनाना जरूरी है हमारा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आई बात समझ में? तो चलते हैं अकाउंट कैसे बनाते हैं। अकाउंट हमें पता है, एक लेजर हमें पता है हम कैसे बनाते हैं, आइए देखते हैं कैसे बनता है हमारा लेजर। कुछ इस तरीके से सिंपल फॉर्मेट है, ये मेरा डेबिट साइड, दिस वन इज क्रेडिट साइड, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है, वही हमारे कॉलम्स है। पापा की याद आ रही है मुझे ये सुनते ही, पर पापा की याद मतलब हमें पता है ना, हम जो भी लेजर बनाएंगे, जो भी अकाउंट बनाएंगे, पापा को तो याद करेंगे, क्यों, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, पापा मतलब पर्टिकुलर अमाउंट। अरे कोई भी अकाउंट बनाओ यार, पापा को याद करना है, मतलब पर्टिकुलर अमाउंट, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, क्या क्या आइटम्स हमें अप्रोप्रिएट करने हैं, वही सारे आइटम्स जो पार्टनर से रिलेटेड है, जो पार्टनर के हैं। हमने स्टार्ट किया, सबसे पहला आइटम प्रॉफिट लेके आए, कहां से, पीएनएल अकाउंट से, बाय पीएनएल अकाउंट प्रॉफिट लेके आ गए हैं इस अकाउंट में, और इसी प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग पार्टनर्स, अलग अलग हेड्स में। तो यार पार्टनर को हमें सैलरी देनी हो सकती है, हाँ जी हो सकती है, तो दे देते हैं ना यार सैलरी टू पार्टनर, दे दी सर, दे दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर बोनस देना हो सकता है, हाँ जी देना हो सकता है, दे देते हैं यार बोनस भी दे दिया हमने, बोनस टू पार्टनर। सर पार्टनर ने कैपिटल लगाई थी फर्म में, कैपिटल पे इंटरेस्ट दे, हाँ जी दे दो, क्या दिक्कत है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दोनों पार्टनर, तीनों पार्टनर, जितने भी पार्टनर हो उनकी कैपिटल पे उनको इंटरेस्ट दे दो, एट द रेट स्पेसिफाइड रेट, जो भी क्वेश्चन ने बताया हो दे देंगे सर, कोई इश्यू नहीं है। सर किसी पार्टनर को कमीशन भी देना हो सकता है, जी क्या दिक्कत है कमीशन देने में, दे दो। सर पार्टनर्स एक ना काम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कंटिंजेंसी के लिए रिजर्व्स बनाना चाहते हैं, अपना पैसा रिजर्व्स में रखना चाहते हैं, बोल रहे हैं कि कल को जरूरत पड़ जाए तो करने दो ना यार, पार्टनर की मर्जी है, रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं, कर दो यार, क्या दिक्कत है। सर एक बात तो बताओ, पार्टनर ने अगर ड्राइंग्स की तो उस पर इंटरेस्ट लेंगे, हाँ जी लेंगे, वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म की इनकम बन जाएगी, इसलिए वो आ जाएगा मेरे क्रेडिट साइड, आईओडी मेरे क्रेडिट साइड आ गया। सर अब क्या करें, अब जो भी बचा हुआ प्रॉफिट है ना, पार्टनर्स को ट्रांसफर कर दो, है तो पार्टनर कहीं ना, उनके पीएसआर में उनको ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। सर कहां करेंगे, या तो उनके कैपिटल अकाउंट में करेंगे या करंट अकाउंट में करेंगे। सर या मतलब कैपिटल में करेंगे या करंट में करेंगे, सर इसके लिए केसेस हैं, कैपिटल के नेचर की बात करनी पड़ेगी, और वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कैपिटल का नेचर भी तो जानना ही है हमें पूरा पार्टनरशिप जानना है, एक एक करके हम आगे बढ़ते जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही कैपिटल के नेचर को भी हम आगे बात करेंगे, जिसी की वजह से हम हर चीज उनके कैपिटल में या फिर करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सर एसबीआई पे सीआईडी की रेड करानी पड़ेगी। सर ये क्या बात हुई, एसबीआई पे सीआईडी की रेड, हाँ जी अभी तो आपने पढ़ा, सर समझ नहीं आया, ये देखो समझ आ जाएगा, एसबीआई पे सीआईडी की रेड, क्या है सर ये क्या बोल दिया आपने, ये देखो ना, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। देखो एस से सैलरी, बी से बोनस, आई से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सी से कमीशन टू पार्टनर, आईडी से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, एंड रेड के आर से ट्रांसफर टू रिजर्व्स। एसबीआई पे सीआईडी की रेड, इसके अलावा अगर सीबीएसई से भी कोई बंदा आके आपको बोले ना, बच्चा प्लीज एक आइटम और डाल दो ना, मैं कह रहा हूं
तो बिल्कुल मत डालना। बोला सर ने मना किया, आप हमें फेल करवा रहे हो। हम नहीं हो सकते फेल, हमें तो पता है कि भाई हमें क्या क्या आइटम डालना है। एसबीआई पे सीआईडी ग्रेड, इसके अलावा कुछ भी नहीं जाएगा। इस बात को दिमाग में ऐसे डाल लो, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। आई बात समझ में? तो आपने हमारी कुछ वीडियोस तो देख ली हैं, उसमें आपने टॉपिक्स क्या क्या कवर कर लिए। हमने पार्टनरशिप को समझ लिया था, पार्टनरशिप क्या होती है, उसके टर्म्स एंड कंडीशन को देख लिया था, पार्टनरशिप डीड को देख लिया था, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या करेंगे उसके बारे में बात कर ली थी, और पीएनएल एप्रोप्रिएशन को भी देख लिया था। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स को देख लिया था। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं पार्टनरशिप के सबसे इंपॉर्टेंट एक छोटे से एस्पेक्ट, बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। वो क्या है कि कैलकुलेट कैसे करेंगे सर आईओसी को, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तीन बातें ध्यान रखनी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है आईओसी में। क्या है सर वो बातें? यार देखो, हम कह रहे हैं जो इंटरेस्ट है ना वो कंप्लीट पीरियड का ही तो कैलकुलेट करेगा। ये तो नॉर्मल बात है, कोई नई बात तो नहीं है सर। नई बात बताओ ना। कंप्लीट पीरियड का यार, जब से कैपिटल एम्प्लॉय की है फर्म में तब से लगा देंगे। ठीक है, तो कैपिटल जब तक फर्म के पास है तब तक इंटरेस्ट लगता रहेगा टिल 31 मार्च। पहला पॉइंट। दूसरा, यार किसी पार्टनर ने मिड ऑफ द ईयर में या कहीं भी किसी भी ड्यूरेशन पे उस ईयर के पार्टनर ने न्यू कैपिटल यानी फर्दर कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है, जिसे हम एडिशनल कैपिटल भी बोलते हैं, तो उसका हम इंटरेस्ट को ऐड कर देंगे। कह रहा है एनी कैपिटल इन फ्यूचर इज इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर बिटवीन द ईयर्स। ठीक है, तो उसका अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ऐड कर देंगे टोटल आईओसी में। कोई इशू नहीं है सर, ये तो नॉर्मल बात है। सर अगर विड्रॉ कर लिया तो क्या करेंगे? तो उसको डिडक्ट कर देंगे। तो थर्ड पॉइंट हमारा है भी वही, एनी कैपिटल इज विड्रॉन इन बिटवीन द ईयर। ठीक है, दैट आईओसी अमाउंट विल बी डिडक्टेड। उसको टोटल आईओसी अमाउंट से डिडक्ट कर देंगे। सर समझ नहीं आया, एग्जांपल से समझाओ। रो कर रहा है तो वो मंथली कर रहा है या वो क्वार्टरली कर रहा है? ठीक है, दोनों केस है, दोनों में समझते हैं। आइए बात करते हैं पहले मंथली की। अगर हम बात कर रहे हैं मंथली ड्रॉइंग्स की, मंथली इक्वल ड्रॉइंग्स की, इक्वल ड्रॉइंग्स की, ठीक है, तो अब हमें यह चेक करना है कि सर वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में हो रही है या मिड ऑफ द मंथ में हो रही है या एंड ऑफ द मंथ में हो रही है। सर ये भी देखना जरूरी है। हाँ जी, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते टाइम हमें यह भी देखना जरूरी है कि वो बिगिनिंग ऑफ द मंथ में है, मिड ऑफ द मंथ में है या फिर एंड ऑफ द मंथ में। सर क्यों जरूरी है आओ बताते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे मिस्टर ए बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, पहला हम केस ले रहे हैं बिगिनिंग ऑफ द मंथ। ठीक है, एवरी मंथ के फर्स्ट डेट को एक सर्टेन अमाउंट विड्रॉ करते हैं, और वो सर्टेन अमाउंट एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 5000 पर मंथ। ठीक है, तो 5000 ऐसे ड्रॉ कर रहे होंगे, वो 1 अप्रैल को कर रहे होंगे। ठीक है, फिर 1 मई को विड्रॉ कर रहे होंगे, फिर 1 जून को विड्रॉ कर रहे होंगे, एंड सो ऑन 1 मार्च तक विड्रॉल चल रहा है। यस और नो? ठीक है, तो यहां भी 5000, यहां भी 5000, यहां भी 5000 एंड लास्ट तक 5000। तो टोटल ड्रॉइंग्स कितनी कर ली इन्होंने? सर 60,000 कर ली। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। 60,000 हमने मिस्टर ए ने पूरे साल में विड्रॉ कर लिया एज ड्रॉइंग्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये कितने मंथ्स के लिए उन्होंने रखी होगी? 1 अप्रैल यानी बिगिनिंग ऑफ द वेरी फर्स्ट डे ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर उन्होंने ड्रॉ किया, तो सर पूरे साल यानी 12 मंथ्स के लिए उन्होंने ये वाली ड्रॉइंग को रखा होगा। सर ये वाली 11 मंथ्स के लिए कर ली होगी, ये 10 के लिए कर ली होगी, एंड लास्ट वाली 1 मंथ के लिए रही होगी। सर यस और नो? तो टोटल ड्रॉइंग कितनी है? 60,000, और ईच ड्रॉइंग का टेन्योर हमें पता है, पीरियड हमें पता है। सिंपल, कुछ नहीं करना, आपको एवरेज आउट करना है। फर्स्ट ड्रॉइंग का कितना था आपका? 12 मंथ था। ठीक है, लास्ट ड्रॉइंग का आपका कितना था? 1 मंथ था, डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 6.5 मंथ्स। इसका मतलब उन्होंने टोटल ड्रॉइंग्स को 6.5 मंथ्स के लिए यूज किया। तो सर अगर मुझे आईओडी निकालना होगा मंथली बेस पे, वो भी बिगिनिंग वाले पीरियड के लिए, तो मेरा हो जाएगा टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट इनटू 6.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि मेरा एवरेज पीरियड जो मेरे पास रहा है ड्रॉइंग्स का, वो रहा है 6.5 मंथ्स पूरे साल में। तो ये मेरा हो गया
मंथली बिगिनिंग का केस। सर और बताओ ना। बिल्कुल बताते हैं, एंड का केस ले लेते हैं एक बार के लिए। बिल्कुल लो सर, बिल्कुल लो। एंड के केस में सर कैसे करेंगे? एंड के केस में देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट ड्रॉइंग मेरी हो जाएगी 30 अप्रैल को, हाँ जी सर हो जाएगी। नेक्स्ट मेरी हो जाएगी 31 मई को, हाँ जी हो जाएगी। एंड सो ऑन टू 31 मार्च तक चलेगी हमारी, हाँ जी सर। ये कितने मंथ्स के लिए रही? सर 11 मंथ्स के लिए, क्योंकि अप्रैल तो जा चुका है ना सर। ये वाली सर 10 मंथ्स के लिए, एंड ये वाली लास्ट डे ऑफ द ईयर है तो 0। अगर मुझे एवरेज आउट करना है पीरियड को तो मैं फर्स्ट एंड लास्ट वाली बात करता हूं। फर्स्ट वाली ड्रॉइंग्स रही मेरी 11 मंथ्स के लिए, लास्ट वाली मेरी 0 मंथ्स के लिए, डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 5.5 मंथ्स। सर अगर एंड में विड्रॉ हो रहा है तो आईओडी कैलकुलेट होगा ओनली फॉर 5.5 मंथ्स के लिए। ओके कैसे सर? ऐसे कर सर, ऐसे आईओडी इक्वल टू कैसे टोटल ड्रॉइंग्स। देखो अमाउंट तो सेम विड्रॉ हो रहा है 60,000, इसका भी केस है तो टोटल ड्रॉइंग्स इनटू में रेट इनटू में 5.5 बाय 12, 5.5 बाय 12 और रेट हमारा जो भी होगा डिवाइडेड बाय 100 हम कर ही देंगे। सर मतलब बिगिनिंग में 6.5 मंथ्स के लिए एवरेज आउट कर रहे हैं, एंड में 5.5 के लिए कर रहे हैं, तो सर मिड में देखो लॉजिकली बात करते हैं और कंसेप्चुअली बात करते हैं दोनों। हमारा बिगिनिंग कितना आया? 6.5 मंथ्स। हमारा एंड कितना आया? सर 5.5 मंथ। अब मिड कितना होना चाहिए अगर लॉजिकली सोचे? सर इन दोनों का मिड ही हो जाएगा 6 मंथ्स। हाँ जी आप बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हैं, मिड का होता है 6 मंथ। बट सर ये तो लॉजिकली हो गया, कंसेप्चुअली बता दो। ओके बता देते हैं। तो अगर हम मिड की बात करते हैं तो फर्स्ट ड्रॉइंग मेरी हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली 15 अप्रैल को, हाँ जी सर हो जाएगी। कितने मंथ्स के लिए हुई? 11.5 मंथ्स के लिए हुई, हाँ जी सर हुई। मेरी लास्ट ड्रॉइंग कब हो जाएगी? 15 मार्च को, हाँ जी सर। कितने मंथ्स के लिए हुई? 0.5 मंथ्स के लिए हुई। करो जरा एवरेज, 11.5 मंथ्स प्लस 0.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6 मंथ्स। परफेक्ट सर, लॉजिकली और कंसेप्चुअली दोनों ही एक ही बात हो रही है, हाँ जी। तो इसके लिए आईओडी की अगर मैं बात करूंगा तो कैसे हो जाएगा आईओडी मेरा? आईओडी अगर मेरा मिड की बात कही गई है तो क्या होगा? टोटल ड्रॉइंग्स, देखो अमाउंट तो फिर भी सेम है, वही 60,000 आ जाएगा। टोटल ड्रॉइंग्स इनटू में रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू में 6 बाय 12 दैट विल बी योर आईओडी इफ द पार्टनर इज विड्रॉइंग मंथली ड्रॉइंग्स एंड बिटवीन द मंथ, बेसिकली मिड ऑफ द मंथ। आई बात समझ में? सर समअप करते हैं, आइए समअप करते हैं। मंथली ड्रॉइंग के लिए समअप करते हैं। बिगिनिंग 6.5 मंथ्स, मिड 6 मंथ्स, एंड सर 5.5 मंथ्स। ओके 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 डन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें। आई बात समझ में? हमने किसकी बात की? हमने आईओडी की बात की। कब? जब ड्रॉइंग्स इक्वल है और मंथली है, और मंथली में भी तीनों केस की बात करी, बिगिनिंग ऑफ द मंथ, मिड ऑफ द मंथ एंड एंड ऑफ द मंथ। आई बात समझ में? ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं आपसे। हाँ जी कैसे हैं आप सब? सो हमने लास्ट क्लास में क्या देखा था? सर क्या देखा था याद दिला दो। हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के बारे में बात करने की बात की थी, और वो भी कौन सी बात? जब ड्रॉइंग्स इक्वली हो रही हैं और मंथली हो रही हैं। तो सर आज तो फिर हम क्वार्टरली करने वाले हैं, इसका मतलब? हाँ जी बिल्कुल क्वार्टरली करने वाले। आइए कर लेते हैं। पहले तो हम ये जानते हैं कि हमारे पास पूरे साल में क्वार्टर कितने होते हैं? कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर्स। 4 क्वार्टर्स होते हैं सर। फर्स्ट क्वार्टर होता है मेरा 1 अप्रैल टू 30 जून सर। ओके। नेक्स्ट क्वार्टर होता है मेरा 1 जुलाई टू 30 सितंबर। नेक्स्ट मेरा होता है 1 अक्टूबर टू 31 दिसंबर सर, न्यू ईयर ईव। एंड 1 जनवरी टू 31 मार्च सर, ये 4 क्वार्टर होते हैं। तो अगर हम आईओडी कैलकुलेट कर रहे हैं क्वार्टरली तो क्या करना है सर बताओ फिर। चलिए सर, इसमें भी वो 3 केसेस, बिगिनिंग, मिड और एंड। हाँ जी बिल्कुल वही बात करेंगे, बिगिनिंग, मिड एंड एंड। चलिए कर लेते हैं सर। ओके चलिए फिर आओ करते हैं। अगर मेरी ड्राइंग्स
ड्रॉइंग्स क्वार्टरली है, और वो भी पहले बात कर रहा हूं मैं बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, तो मेरी फर्स्ट ड्राइंग कब हो जाएगी सर? 1 अप्रैल को ही होगी, 1 अप्रैल। मेरी नेक्स्ट ड्राइंग कब हो जाएगी? सेकंड वन सर 1 जुलाई को होनी चाहिए, हाँ जी। एंड मेरी लास्ट कब हो जाएगी? दैट इज 4th वन 1 जनवरी को। सर अभी इसका एवरेज आउट करना पड़ेगा, हाँ जी करना पड़ेगा। अगर मैं इसकी बात करूं, फर्स्ट ड्राइंग मैंने कितने मंथ्स के लिए रखी सर? अगेन 12 मंथ्स। ओके, लास्ट वाली सर 3 मंथ्स हुआ इस बार, तो कैसे? जनवरी, फेब एंड मार्च। ओके परफेक्ट, तो एवरेज आउट करो ना फिर। 12 मंथ्स प्लस 3 मंथ्स, दैट इज डिवाइडेड बाय 2 comes out to be 7.5 months। तो क्या ये सही है? 100% सही है। एक्चुअली में 7.5 मंथ्स के लिए हमें एवरेज आउट करना पड़ेगा। मतलब सर यही कहना चाह रहे हो कि आईओटी अगर क्वार्टरली है और बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर है तो वही टोटल ड्रॉइंग्स इनटू में रेट डिवाइडेड बाय 100 इनटू में 7.5 डिवाइडेड बाय 12 ही होगा। यस 12 ही होगा, कोई बात नहीं सर। आइए सेकंड केस समझा दो सर। समझा देते हैं, कौन सा सर? पहले एंड का समझाते हैं, एंड ऑफ द क्वार्टर। तो मेरी फर्स्ट ड्राइंग अगर मेरी एंड ऑफ द क्वार्टर में है तो सर 30th जून को हो जाएगी, 30th जून। ये मेरी फर्स्ट ड्राइंग हो गई। ओके सर, मेरी लास्ट ड्राइंग यानी 4th ड्राइंग कब होगी सर? 31 मार्च को होनी चाहिए, हाँ जी बिल्कुल होगी। तो सर ये कितने मंथ्स के लिए रही? ये वाली मंथ्स रही हमारे 9 मंथ्स हमारे पास रही, और सर ये वाली ये तो 0 मंथ्स रही ना सर। ओके, एवरेज आउट करते हैं। 9 मंथ्स प्लस 0 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4.5 मंथ्स। सर सिर्फ 4.5 महीने के लिए निकालेंगे। यस 4.5 मंथ्स के लिए एवरेज आउट करेंगे। इसका मतलब इस केस में अगर एंड की बात कर रहे हैं तो ये 7.5 ना होके क्या हो जाएगा? 4.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा। सर ये इतना ही सिंपल है, हाँ जी इतना ही सिंपल है। अगर हम करा रहे हैं तो सिंपल तो होगा ही ना। आई बात समझ में? तो चलो सर फिर अब मिड की बता दो सर। दोनों वे में बताना, कंसेप्चुअली भी और लॉजिकली भी। पहले लॉजिकली सुनते हैं। चलो बात करते हैं मेरी बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर की। अगर मैं बात कर रहा हूं, हम क्वार्टरली ले रहे हैं। ओके ठीक है, बिगिनिंग की बात की तो मेरे पास आया 7.5 मंथ्स। सर एंड की बात की तो मेरे पास आया 4.5 मंथ्स। सर मिड इसका भी सर 6 मंथ्स ही तो आ रहा है, तो आने दो ना। आ रहा है तो एक्चुअली में ही 6 मंथ्स आएगा। सर इसका मतलब मंथली में भी 6 मंथ्स लिया, क्वार्टरली में भी 6 मंथ मिड के केस में। यस सर ये हो गया लॉजिकली। कंसेप्चुअली बता देते हैं। लॉजिक कंसेप्चुअली सुन लो। कंसेप्ट क्या कहता है हमारा? वही मिड ऑफ द क्वार्टर की बात करें तो फर्स्ट ड्राइंग मेरी हो जाएगी सर, मिड तो आना चाहिए अराउंड 1.5 महीने बाद, यानी 15th ऑफ मई को वही आएगा। सर ये फर्स्ट के लिए हो गया। मेरी लास्ट यानी 4th के लिए सर अराउंड वैलेंटाइन से नेक्स्ट डे, 14th फेब से नेक्स्ट डे कब आया मेरा? 15th ऑफ फेब को। तो ये कितने मंथ्स रही सर? ये रही 10.5 मंथ्स। सर ये वाली 1.5 मंथ्स कर दो एवरेज। 10.5 प्लस 1.5 मंथ्स डिवाइडेड बाय 2 कम्स अराउंड टू बी 6 मंथ्स। सर वही आया है। क्या बात करी आपने सर। आओ समअप कर दो सर एक बार प्लीज। समअप करते हैं। क्वार्टरली बिगिनिंग 7.5 मंथ्स, मिड सर 6 मंथ्स, एंड सर 4.5 मंथ्स। हो गया सर? कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। 6 मंथ्स के लिए डन। एनी? आज हम बात करेंगे पार्टनर की कैपिटल के नेचर के बारे में। सर नेचर बताओ फटाफट, बस ज्यादा बातें नहीं। क्या है नेचर? तो पार्टनर की जो कैपिटल है वो 2 टाइप से हो सकती है। फर्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एंड सेकंड वन इज फिक्स्ड कैपिटल। सर क्या होता है जरा बताना। यार देखो, एज अ फर्म मैं काम कर रहा हूं, ठीक है। अब मेरा काम मेरे स्टेक होल्डर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अब मेरे स्टेक होल्डर्स कौन हो सकते हैं? मेरे बैंकिंग सिस्टम हो सकता है, मेरे लिए मेरे क्रेडिटर्स हो सकते हैं,
और अगर मेरी कैपिटल बार बार फ्लक्चुएट करती रहेगी तो मेरी एक्चुअल कैपिटल इन बिटवीन द ईयर जानना मेरे स्टेक होल्डर्स के लिए मुश्किल होगा। तो कई बार फर्म्स डिसाइड करती है कि हम अपनी कैपिटल्स को फिक्स रखना चाहते हैं। सो जो भी पार्टनर की कैपिटल में क्रेडिट और डेबिट आइटम्स होते हैं वो फिक्स कैपिटल के थ्रू एक न्यू अकाउंट में जाते हैं रेदर देन गोइंग टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसे हम बोलते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट। सर ये करंट लग रहा है। पार्टनर करंट अकाउंट इज जस्ट सिमिलर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। नेचर सेम है, बस एक नया अकाउंट क्रिएट कर दिया गया है ताकि मेरे स्टेक होल्डर्स को, मेरे यूजर्स को कंफ्यूजन ना हो। यानी मेरी जो रेगुलर रिकरिंग नेचर के आइटम्स है जो मेरे पार्टनर कैपिटल में जाते थे वो अब करंट में जाएंगे ताकि फ्लक्चुएशन से हम बच सके। सर ये तो फिक्स की बात कर दी। फ्लक्चुएटिंग क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग तो वही होता है ना, बार बार फ्लक्चुएट करा सकते हैं तो करा लेते हैं। तो इसके केस में हमें एक ही अकाउंट बनाना पड़ता है जिसे हम बोल रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, एक ही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, जो फ्लक्चुएशंस दिखानी है सारी एक ही अकाउंट में दिखा देंगे। बट अगर हमें फ्लक्चुएशंस को नहीं शो करना कैपिटल अकाउंट में तो हमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट के साथ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के साथ एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है जो है मेरा पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो बेसिकली आप ये कहना चाहते हो सर कि अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हमें एक ही अकाउंट बनाना है, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड है तो हमें दो अकाउंट बनाने हैं। कौन कौन से? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। हाँ जी, परफेक्ट, मैं यही कहना चाहता हूं। बट सर पता कैसे चलेगा कि फिक्स्ड है या फिर हमें करंट अकाउंट बनाना है? दो रीजन से आप एक ही बात को पकड़ सकते हो। वो क्या है? फर्स्ट, पहली बात तो मुझे क्वेश्चन में करंट अकाउंट के बैलेंसेस दे दे। करंट अकाउंट्स बैलेंस गिवन इन द क्वेश्चन। अगर उसने क्वेश्चन में करंट अकाउंट के ओपनिंग क्लोजिंग कुछ भी बैलेंस दे रखे हैं, इसका मतलब है मुझे करंट अकाउंट से ही ट्रीटमेंट करना है और करंट अकाउंट बनाना है। आई बात समझ में? सर दूसरा क्वेश्चन है, साफ साफ बोल दिया कैपिटल्स आर फिक्स्ड। कैपिटल्स आर फिक्स्ड, कैपिटल्स हमारी क्या है? फिक्स्ड है। तो बच्चा सीधी सी बात है ना, फिर तो कोई बचा ही नहीं बात करने के लिए। कैपिटल फिक्स्ड है, क्वेश्चन ने कह दिया है, तो करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट दोनों ही बनाना पड़ेगा हमें। आई बात समझ में? बिल्कुल सर, समझ आ गई। सर आप एक एक करके बताओ ना कौन कौन से आइटम्स डाल सकते हैं। तो आज हम पहले बात करने वाले हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल की, और फ्लक्चुएटिंग समझ आ गया, उसके आइटम्स को अगर हमने समझ लिया तो हमारे लिए फिक्स बहुत ही इजी हो जाएगा, क्योंकि कुछ करना ही नहीं, एक अकाउंट को दो में बांट देना है बस। ठीक है, डिवाइड एंड रूल, बात खत्म। हमें डिवाइड करना है और रूल करेंगे फिर हम अपने अकाउंट्स पे। आइए देखते हैं क्या हो सकता है, बताओ सर। तो हम बात कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस की, ठीक है, और उसमें हमें कौन सा अकाउंट बनाना है? सिर्फ और सिर्फ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। आई बात समझ में? हमारे पास दो साइड्स हैं, वही डेबिट साइड और वही क्रेडिट साइड। और कैपिटल का नेचर तो हम सब जानते ही है ना, क्रेडिट साइड इंक्रीज होती है, डेबिट साइड डिक्रीज होती है। ओपनिंग बैलेंस कहां शो करते हैं? क्रेडिट साइड। क्लोजिंग बैलेंस कहां शो करते हैं? सर डेबिट साइड। अब बताओ सर एक एक आइटम को प्लीज अभी आपके लिए देखिए। तो सबसे पहले मैंने अपने कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस को पोस्ट किया। हाँ जी, कर दिया सर। उससे पहले अब आप एक बात देखो, हमने कैपिटल अकाउंट को बनाने से जस्ट पहले क्या देखा था? पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना सीख लिया ना। तो उसका जो प्रॉफिट आया था हमने कहां ट्रांसफर किया था? याद करो, जनरल एंट्रीज में भी हमने बात की थी कि या तो कैपिटल अकाउंट में डालेंगे पार्टनर की या फिर करंट अकाउंट में। तो अभी हम फ्लक्चुएटिंग की बात कर रहे हैं, वो याद करो वो बात जब हमने बात की थी कि नेचर की बात जब बाद में करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि कैपिटल में डालना है या करंट में डालना है। अभी हम फ्लक्चुएटिंग की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, यहां पे पीएनएल एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट अमाउंट को डेबिट साइड ना दिखा के क्रेडिट साइड शो करना। आई बात समझ में? कहां पे? क्रेडिट साइड शो करना है। ये मेरे बैलेंसेस आ गए प्रॉफिट के, ये मेरा पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट। सर पार्टनर को सैलरी देते थे वो कहां दिखाएंगे? सर वो भी यहीं दिखाएंगे। सर बोनस कहां दिखाएंगे? वो भी यहीं दिखाएंगे। कमीशन वो भी क्रेडिट साइड। आईओसी वो भी तो यहीं आएगा ना क्रेडिट साइड, क्योंकि अल्टीमेटली ये सारी ट्रांजैक्शन मेरे पार्टनर की कैपिटल के अमाउंट को इंक्रीज कर रही हैं।
आई बात समझ में? सर इसके अलावा ये बैंक वाला क्या लिखा हुआ है आपने? बच्चा यार ऐसा हो तो सकता है ना ड्यूरिंग द ईयर मेरा कोई पार्टनर फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस करना चाहता हो या कर रहा हो, तो अगर मेरी कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है तो मैं यहां पे अपनी कैपिटल को इंक्रीज कर दूंगा। सर क्या इसके अलावा क्रेडिट साइड कोई और ट्रांजेक्शन नहीं आएगी? ही आएगी अभी के लिए। हमें समझ आ गया है सर, क्रेडिट साइड पूरी समझ आ गई है। सर डेबिट बता दो। यार पार्टनर ड्राइंग्स भी तो कर रहा था, आईओडी भी तो कैलकुलेट करना सीखा था हमने, तो उन्हीं ड्राइंग्स की बात कर रहा हूं मैं। ड्राइंग्स मेरी कैपिटल को डिक्रीज कर रही है, दिखा दो डेबिट साइड। आईओडी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सर ये भी डिक्रीज ही तो कर रही थी, दिखा दो डेबिट साइड। सर इसके अलावा यहां पे भी आपने एक बैंक लिखा है, यहां पे बैंक है कैपिटल विड्रॉन। अगर मैंने अपनी कैपिटल को विड्रॉन किया है, विड्रॉ किया है, तो टू बैंक मेरी कैपिटल विड्रॉन आ गया और जो मेरा बैलेंस बच गया कैपिटल में वो मेरा क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा। आई बात समझ में? मेरा क्लोजिंग बैलेंस। सर डेबिट साइड भी पूरी? हाँ जी बिल्कुल पूरी। सो हमने क्या सीखा? हमने सीखा पार्टनर की कैपिटल अगर फ्लक्चुएटिंग के केस में हम अकाउंट बना रहे हैं तो वो सारी आइटम जो इंक्रीज कर रही है मेरी कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और जो डिक्रीज कर रही है डेबिट कर दिया। स्टार्ट किया हमने ओपनिंग बैलेंस से, पीएनएल के एप्रोप्रिएशन के प्रॉफिट से, सैलरी बोनस कमीशन से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से, एंड लास्ट में टू बैंक और बाय बैंक की दो ऐसी ट्रांजैक्शन थी जो डेबिट और क्रेडिट साइड आई थी। क्या क्या? अगर टू बैंक किया डेबिट साइड तो हमने कैपिटल विड्रॉ की, बाय बैंक हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस की, और दो और आइटम जो डेबिट साइड थे वो ड्रॉइंग्स और आईओडी थे। इसके अलावा जो मेरा बैलेंस बचता है दैट विल बी माय क्लोजिंग बैलेंस। सही बात समझ में? समझ आ गया ना? ओके तो करो ना फिर। हाँ जी, हाउ आर यू गाइस? फिर से नई वीडियो, कंटिन्यू टॉपिक पार्टनर कैपिटल। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। आज हम किसकी बात करने वाले हैं? फिक्स्ड कैपिटल की, और हम जानेंगे कैसे फिक्स्ड कैपिटल पे हमें काम करना है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि सर फिक्स्ड कैपिटल है? या तो क्वेश्चन में वो गिवन होगा या फिर हमें करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन होंगे। हमने लास्ट क्लास में बात की थी कि हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, कौन कौन से? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो अगर करंट अकाउंट के बैलेंसेस हमें गिवन है इसका मतलब कैपिटल फिक्स्ड है। जो भी सारे एडजस्टमेंट हमें पार्टनर्स कैपिटल में करनी थी अब हम वो वाया करंट अकाउंट करेंगे। तो अब हमें दो अकाउंट बनाने हैं। तो मेरा पहला अकाउंट तो सिंपल है, क्योंकि मैंने आपको बताया था फ्लक्चुएटिंग के केस में जो हमने पार्टनर कैपिटल बनाया था बस उसी को डिवाइड करना है नाउ इन टू अकाउंट्स। तो पहला है हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इसमें हमें सिर्फ 4 आइटम पोस्ट करने हैं सर, सिर्फ 4। क्या क्या? एक तो वही हमारा ओपनिंग बैलेंस कर देंगे सर। उसके बाद अगर मैंने कुछ कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है, कैपिटल इंट्रोड्यूस, तो बाय बैंक बस। क्योंकि यार कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं वो कोई फ्लक्चुएशन नहीं है। वो फ्लक्चुएशन इसलिए नहीं मानी जा रही क्योंकि यार कैपिटल को मैं बढ़ाने की कोशिश मैंने खुद की है। ठीक है, या फिर टू बैंक, मैंने कैपिटल को विड्रॉ किया। ठीक है, तो मेरी कैपिटल कम हो गई। अल्टीमेटली आई एम इंक्रीजिंग द कैपिटल और डिक्रीजिंग द कैपिटल। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ कैपिटल अकाउंट में मैंने उस आइटम को पोस्ट किया और बाकी मेरा क्लोजिंग बैलेंस तो है ही। ठीक है, सो यही 4 आइटम्स हैं जो मेरे कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। बाकी इसके अलावा जो भी फ्लक्चुएशन थी वो हम अब करंट अकाउंट के थ्रू शो करते हैं। वो है ये आपके सामने करंट अकाउंट। तो अगर इसके ओपनिंग बैलेंस गिवन है तो बाय बैलेंस बीडी, वही क्रेडिट साइड है, वही नेचर है, कोई प्रॉब्लम तो है ही नहीं, कुछ ज्यादा चेंजेस तो करने ही नहीं। सिर्फ एक नया अकाउंट, एक नया फॉर्मेट बनाने की जरूरत है आपको, एक न्यू फॉर्मेट। ठीक है, न्यू फॉर्मेट एज इन एक न्यू अकाउंट बस। ठीक है, वही मेरा सैलरी बोनस कमीशन अगर मेरी कैपिटल के इंक्रीज करने के लिए बैठा है तो क्रेडिट साइड शो कर देंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट और आईओसी। ये सारे आइटम मेरी कैपिटल को क्या कर रहे हैं? इंक्रीज कर रहे हैं। आई बात समझ में? इंक्रीज कर रहे हैं सर, कर देंगे। उसके बाद मेरी ड्राइंग्स डिक्रीज कर रही है, आईओडी डिक्रीज कर रही है, और मेरा क्लोजिंग बैलेंस ये है मेरी फिक्स्ड कैपिटल। कुछ नहीं किया ना? क्या किया? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस वाले पार्टनर कैपिटल अकाउंट को 2 अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और वही सारे बैलेंसेस थे जो हमने दोनों अलग अलग अकाउंट में डाले। 4 आइटम डाले पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, कैपिटल विड्रॉ है तो टू बैंक, कैपिटल इंट्रोड्यूस है तो बाय बैंक। उसके बाद सारा जो बचा वो मेरे करंट अकाउंट में, वही ओपनिंग बैलेंस, वही सैलरी बोनस कमीशन, आईओसी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन एंड डेबिट साइड ड्रॉइंग्स एंड आईओडी। बच गया मेरा क्लोजिंग बैलेंस और ऐसे ही खत्म हो गया मेरा पार्टनर कैपिटल।
पार्टनर की कैपिटल के नेचर को समझते हुए हमने कौन कौन से अकाउंट बनाने थे हमने सब देख लिए हैं। तो अब तो कुछ बचा ही नहीं ना सब बताने को, बिल्कुल नहीं बचा। तो अब हम बात करने वाले हैं फर्दर कुछ न्यू वीडियोस में अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कंसेप्ट जो अभी तक हमने कर लिए हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, आईओसी, आईओडी, पार्टनर्स कैपिटल, और छोटे मोटे कुछ नए कंसेप्ट भी हैं जो हम उसमें ही इंट्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, बात करते हैं आज एक नए टॉपिक की। लास्ट क्लास में हमने नेचर देखना स्टार्ट किया था। किसका किया था सर? पार्टनर कैपिटल का। बात की थी दो टाइप से, फ्लक्चुएटिंग एंड फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग के लिए अकाउंट कौन सा बनता है? पार्टनर कैपिटल, जो हम लास्ट क्लास में देख चुके थे। आज टर्न नंबर किसका है? फिक्स्ड कैपिटल का। तो आज बात करने वाले हैं हम फिक्स्ड कैपिटल की। किसकी? फिक्स्ड कैपिटल की। तो फिक्स्ड कैपिटल में क्या नया करना है सर? इसमें दो अकाउंट बनेंगे, ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। कौन कौन से दो अकाउंट सर? एक बनेगा वही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनेगा करंट अकाउंट। इस बार पार्टनर का करंट अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। और सर करंट अकाउंट कैसे डिफरेंट है पार्टनर कैपिटल से? कुछ डिफरेंस नहीं है, सेम नेचर का है, वही क्रेडिट साइड इंक्रीज, डेबिट साइड डिक्रीज, कुछ नया नहीं है। बस आप पार्टनर कैपिटल को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो इन केस ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इफ द पार्टनर्स आर हैविंग फिक्स्ड कैपिटल तो आपको बस दो अकाउंट बनाने की जरूरत है। सर ये पता कैसे चलेगा कि कैपिटल फिक्स्ड है? यार वही बात, पहला क्वेश्चन में मेंशन होगा, गिवन होगा कि यार कैपिटल्स फिक्स्ड हैं। साफ साफ क्वेश्चन कह रहा होगा फिक्स्ड कैपिटल। क्या? फिक्स्ड कैपिटल्स। मान लेंगे, क्वेश्चन ने कहा है तो मानना ही पड़ेगा। क्यों? क्वेश्चन तो सर्वोपरि है, भगवान है, खुदा है, उसके आगे तो हम कुछ नहीं कर सकते ना। जो उसने बोला है ऐसे नतमस्तक होके और मान लेंगे। सर एक ही बात, और भी कुछ बात है? यस, एक बात और है यार, क्वेश्चन में ना करंट अकाउंट के बैलेंसेस गिवन हो, बैलेंसेस गिवन हो करंट अकाउंट के, एज ऑन 31 मार्च हो या 1 अप्रैल हो, बैलेंसेस गिवन है, इसका मतलब कैपिटल फिक्स्ड है। जो भी चेंजेस यानी फ्लक्चुएशंस की जाएंगी वो करंट अकाउंट से ही की जाएंगी। आई बात समझ में? सर अब फटाफट ये बताओ, इंतजार नहीं हो रहा कि क्या क्या आइटम कैपिटल में जाएंगे और कौन कौन से आइटम्स करंट में जाएंगे। कुछ भी नहीं होगा मेरे बच्चों, ध्यान से देखो। आइए पढ़ते हैं। ये देखो, ये रहा आपके सामने कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट सर इतना छोटा सा? यस, इतना ही छोटा है क्योंकि ओनली 4 आइटम्स ही तो जाएंगे। सर कौन कौन से? ध्यान से सुनना। देखो, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस का तो सबको पता है। पहला मेरा ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी, द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पोस्ट कर दिया। ठीक है यार, एक बात बताओ, हम यही तो बोल रहे हैं ना कि पार्टनर्स की कैपिटल को ये एप्रोप्रिएशन के अमाउंट से फ्लक्चुएट नहीं कराना, तो मत कराओ ना। बट अगर पार्टनर कैपिटल ही इंट्रोड्यूस कर रहा है तो डालना पड़ेगा ना भाई। मेरी कैपिटल ही इंक्रीज हुई है तो वो फ्लक्चुएशन नहीं है जो एप्रोप्रिएशन से हो रही है, वो कैपिटल की ही फ्लक्चुएशन है, कैपिटल ही इंक्रीज हो रही है, वो तो करना पड़ेगा ना भाई। तो कर देते हैं। बाय बैंक कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, डाल दिया सर, डाल दिया। इतना क्यों बोल रहे हो तेज? अरे यार आपको समझ आना चाहिए ना भाई। तो ये देखो सर, फिर एक और बात बताना जरा मुझे, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया तो डाल दिया आपने बाय बैंक, कैपिटल अगर विड्रॉन कर रहा है तो भी इसमें डालेंगे। आपने बिल्कुल सही पकड़ा, सही पकड़े हैं। ये देखिए, टू बैंक कैपिटल विड्रॉन, डेबिट साइड हमने पोस्ट कर दिया कि कैपिटल पार्टनर घर लेके चला गया। सर आप तो मत जाओ, कैपिटल लेके जा रहा है ना पार्टनर, ले जाने दो बस सर। इसके अलावा वही क्लोजिंग बैलेंस निकाल दो यार। अब क्या बचा? पार्टनर का ईयर एंड पे क्लोजिंग बैलेंस बचा कितना है वो बताओ और निकलो तुम भी। डन सर, इतना ही? नहीं, करंट अकाउंट बाकी है ना, देखो तो सही। करंट अकाउंट, अब सारी एप्रोप्रिएशन वाले अमाउंट को कहां डालना है? हमारे करंट अकाउंट में डालना है। सर कैसे? वैसे ही जैसे डाल रहे हो। कैसे सर, कैसे? क्रेडिट साइड में इंक्रीजिंग अमाउंट जो कैपिटल को इंक्रीज करते थे, सर डेबिट साइड में वही डिक्रीजिंग अमाउंट जो कैपिटल को डिक्रीज करते थे, तो बस वही डालते हैं। इनका अगर ओपनिंग बैलेंस गिवन है एज ऑन 1 अप्रैल तो पोस्ट करो, उसके बाद वही सैलरी, बोनस, कमीशन, SBC, सैलरी, बोनस, कमीशन डाल दो। आईओसी है, दिखा दो।
पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट बैलेंस आया, शो कर दो, कोई इश्यू थोड़ी ना है। क्या प्रॉब्लम है, कुछ नया थोड़ी ना है भाई हमारे लिए। अब तो हम लास्ट क्लास में सीख ही चुके हैं ना सर। बात तो सही कह रहे हो, सीखा था। फिर सर डेबिट साइड वही आइटम जो उसमें डाले थे, कौन कौन से, वो ड्रॉइंग्स और वो आईओडी। सही, फिर से पकड़े हैं आप। टू ड्रॉइंग्स टू आईओडी, पॉज किया और काम खत्म, बैलेंसिंग फिगर निकाला, घर को जाएंगे, काम खत्म है भाई। बिल्कुल सही पकड़े हैं। क्या सर, क्या वही ना कि डेबिट साइड में दो आइटम, क्लोजिंग बैलेंस, क्रेडिट साइड में ओपनिंग बैलेंस, सैलरी, बोनस, कमीशन, आईओसी एंड प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल एप्रोप्रिएशन। यही था सर, बिल्कुल यही था। सो अब हमें पता है ना कि अगर हमारी कैपिटल फिक्स्ड होंगी तो कौन से अकाउंट बनाने हैं, फ्लक्चुएटिंग होगी तो एक अकाउंट कौन सा बनाना है। गेम ओवर। आज हम दो छोटे छोटे कंसेप्ट्स को समझेंगे, ऑल्दो सिमिलर हैं बट कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है। सर क्या है वो, वन इज मैनेजर कमीशन, द अदर वन इज पार्टनर्स कमीशन। क्या डिफरेंस है सर दोनों में। मैनेजर हमारा डिफरेंट पर्सनल है जो हमारे लिए, हमारी फर्म के लिए काम कर रहा है, और पार्टनर तो हम खुद है ही ना। तो दोनों में क्या डिफरेंस है सर, बहुत बड़ा डिफरेंस है। पता है क्या सर, जो मैनेजर कमीशन है ना ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और सर जो पार्टनर्स कमीशन है ना वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। सर ये वही टॉपिक जो अभी कुछ दिन पहले आपने समझाया था, चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन में। यस, सो इसका मतलब मेरा मैनेजर कमीशन कहां जाएगा, पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, एंड पार्टनर कमीशन जाएगा मेरे एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इन्हें हम एप्रोप्रिएट मतलब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आउट ऑफ द प्रॉफिट अर्न। नॉर्मल बात है यार, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ही जब डालना है तो फिर उसी प्रॉफिट से एप्रोप्रिएट किया जाएगा। ओके सर, सो इन्हें कैलकुलेट कैसे करते हैं वो समझते हैं। एक बात समझना, मैंने अभी आपको जो बात बोली पहले उसको एक बार नोट डाउन कर लो। वो क्या है कि ये है मेरा चार्ज और ये है मेरा एप्रोप्रिएशन। ठीक है, इसका मतलब मैं इसे कहां डालूंगा, मैं डालूंगा इसे प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में, और इसे मैं कहां डालूंगा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ओके सर, नो वरी सर, मजा आ गया ये बात जान के। तो सर कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए एक समझाते हैं, दूसरा आप अपने आप समझ जाओगे। पहले बात कर लेते हैं मैनेजर कमीशन की। ठीक है, चलिए हमें इन्हें प्रॉफिट आउट ऑफ नेट प्रॉफिट देखना है। ठीक है, हमें इन्हें कमीशन आउट ऑफ नेट प्रॉफिट देना है। तो दो तरीके हो सकते हैं कि हमें प्रॉफिट गिवन है तो वो प्रॉफिट चेक करना है हमें कि वो बिफोर चार्जिंग कमीशन है। ये हमारे प्रॉफिट की बात कर रहा हूं मैं, नेट प्रॉफिट की। वो बिफोर चार्जिंग सच कमीशन है या यही नेट प्रॉफिट मेरा आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। ओके सर, ये तो समझ आ गया कि अगर वो बिफोर चार्जिंग होगा या फिर वो आफ्टर चार्जिंग होगा, पर इसमें हमें करना क्या है सर, क्या करना है। देखो मान लो, अज्यूमिंग एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि रेट दे रखा है मैनेजर कमीशन का 10% पर एनम। ठीक है, तो अगर वो बिफोर चार्जिंग है तो नेट प्रॉफिट पे उस रेट को डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। ओके सर, अगर वो आफ्टर चार्जिंग है तो क्या करेंगे, तो नेट प्रॉफिट पे रेट जो अप्लाई करेंगे वही न्यूमरेटर वाला रेट हम डिनोमिनेटर में भी एंड कर देंगे, क्योंकि ये इंक्लूसिव है, ये नेट प्रॉफिट इंक्लूसिव है, उसे हमें एक्सक्लूसिव बनाना है। ठीक है, सो इसका मतलब हमें एक्सक्लूजन करना है उस प्रॉफिट में से कमीशन को। ठीक है सर, एग्जांपल से समझाओ, नहीं आया, समझ नहीं आया सर। अब लो एग्जांपल समझते हैं। एग्जांपल, ठीक है, हमारा मैनेजर कमीशन हमें देना है, मैनेजर कमीशन एट द रेट 10% पर एनम। ओके सर, ठीक है, नेट प्रॉफिट इज ₹22,000। ओके सर, ओके, फर्स्ट केस वन बिफोर चार्जिंग,
केस 2 आफ्टर चार्जिंग। तो हम इन दोनों केस में हमें मैनेजर कमीशन निकालना है। क्या हम निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकाल पाएंगे सर। आइए देख लेते हैं। ये आपके लिए यहां पे मैंने यहां रख दिया। केस बाय केस करते हैं। फर्स्ट, ठीक है, मैनेजर कमीशन बिफोर चार्जिंग। ठीक है, चलो सर नेट प्रॉफिट कितना है? 22,000। ठीक है, सो कमीशन कितना हो जाएगा? 22,000 इंटू में 10%, दैट इज 2200। ओके सर, समझ आ गया। सर अगर यही मेरा आफ्टर चार्जिंग होगा तो कैसे करूंगा? पहले इसको थोड़ा सा साइड कर देते हैं, आपके लिए जगह बना लेते हैं। ये लो, यहां कर दे दिया। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड केस की, आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, सो मेरा वही नेट प्रॉफिट कितना है? हम क्या निकाल रहे हैं? मैनेजर कमीशन। नेट प्रॉफिट है 20,000, 22,000। इस बार मेरा इस प्रॉफिट में इंक्लूड है क्या क्या क्या? मैनेजर कमीशन। इसको मुझे एक्सक्लूड करना है, तो कितना हो जाएगा इस बार? 2,000। तो मेरा मैनेजर कमीशन कितना हो जाएगा? 2,000। तो नॉर्मली बात थी, कुछ नई बात तो थी नहीं। शायद हमने ये 11th में एक एडजस्टमेंट में भी देखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। हाँ जी, वही तो है ये। बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। हो गई बात खत्म। डन। ओके, परफेक्ट। हाँ जी सर, बिल्कुल परफेक्ट। तो सर पार्टनर कमीशन भी कुछ ऐसी होता है? हाँ जी, बस आपको नाम चेंज करना है और इस अमाउंट को आप यहां पे पीएनएल में चार्ज करोगे, उसे आप किस में चार्ज कर दोगे? पीएनएल अप्रोप्रिएशन में। सर समझ आ गया, बिल्कुल अच्छे से आ गया। सर इसके अलावा कुछ नहीं है ना इसमें? नहीं, कुछ नहीं है, कुछ हिडन ट्रीटमेंट नहीं है, यही है जो है। इतना ही था भाई, हो गया, खत्म खत्म खत्म। क्वेश्चन करो, एक एग्जांपल दिया ना आपको, ट्राई करो क्वेश्चन। कोई डाउट आ रहा है, भेजो क्वेश्चन, वेट कर लेंगे हम आपका। क्वेश्चन भेजते तो रहो, कुछ क्वेश्चन हम भी कराएंगे आपको। डन। चलिए फिर ट्राई कीजिए।